हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत विभेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो यानी चौगाना का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हुई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों यानी उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार वंदान यानी पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों के द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? सही जवाब है तुर्कों ने। देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो यानी चौगाना का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हुई थी। प्रश्न संख्या सेकंड, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। फिरोज तुगलक का संबंध है नहरों के निर्माण से। बलबन का संबंध है नौरोज से। अलाउद्दीन का जो संबंध है, याद रखिएगा, दीवान ए रियासत से है। जहांगीर का संबंध सर थॉमस रो से है, यानी जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए, राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। फारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। प्रश्न संख्या सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है सी ऑप्शन, अब्दुल रज्जाक। इसका संबंध तुर्की से नहीं है। देखिए, इब्न बतूता जो है, इसका समय 1333 से 1347 ईस्वी है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस का यानी इटली का प्रसिद्ध यात्री था और वह पांडे शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनिज पुर्तगाल का यात्री और अश्व व्यापारी था और इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, इसका सही जवाब होगा, अगर अनुक्रम जो देखें जो दिया गया है ऑप्शन में, तो सबसे पहले अलबरूनी, इसके बाद इब्न बतूता, इसके बाद ट्रेवर्नियर और लास्ट में मनुची, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो अनुक्रम है इनके पधारने का ध्यान रखिएगा। और यहां पे हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अलबरूनी जो है खीवा का निवासी था, प्राचीन ख्वारिज्म देश का। महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। इब्न बतूता, इसका जो समय है 1333 से 1347 ईस्वी है। यह मोरक्को यानी अफ्रीकी यात्री था, या मोरक्को का कह सकते हैं यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा वृत्तांतों का जो है वर्णन किया है। इसके बाद है ट्रेवर्नियर, इसका जो समय है 1638 से 1663 ईस्वी, और फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की और यह पेशे से जौहरी था। ठीक है, 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने 6 बार जो है भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवलर्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है।
इसके बाद है मनुची, इसका समय जो है 1653 से 1708 ईस्वी है। यह इतालवी का, याद रखिएगा, इतालवी यात्री था और 14 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारा सिको के सेवा में जो है तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। एस्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस भी किया था। सही जवाब है उल्लेमा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों यानी उल्लेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान यानी पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहने जाने वाले पगड़ी धारण करते थे। प्रश्न संख्या 6 है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? बताइए। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? इसका सही जवाब है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी के द्वारा दी गई। इसकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में इन्होंने जो है दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शेरशाह, इसके बाद अकबर। याद रखिएगा। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है 1236 से 1240 है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी है। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 है और अकबर का 1556 से 1605 है। प्रश्न संख्या 8 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, अब बताइए। देखिए, चंदावर का युद्ध बताइए कब हुआ? चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, तैमूर का आक्रमण 1398 में और तालीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, चांद बीबी का संबंध अवध से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से और बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले, इसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन और इसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो इनका जो सही कालानुक्रम है वो ए ऑप्शन में दिया गया है। और इसको रिवीजन कर लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ ऐबक ने किया था और पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में,
पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ और कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी है। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 11 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद बताइए, इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, इसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र और इसके बाद मुहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, ठीक है। और रिवीजन कर लेते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र के द्वारा उल्लुग खां मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या यानी 1325 ईस्वी में, याद रखिएगा, अफगानपुर षड्यंत्र के द्वारा उलुग खां को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है, ठीक है। और हत्या कब हुई, 1325 में। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक जो समय है, याद रखिएगा, 1325 से 1351 ईस्वी, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया। 12 नंबर है, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्ण ऊपर के अवतरण में है। इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, ये पूरे जो अवतरण है इबन बतूता के बारे में दिया गया है, तो सही जवाब होगा इबन बतूता, डी ऑप्शन। 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन और मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इबन बतूता भूभाग की लंबाई और विशालता के दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन क्षेत्र के 44 देशों में लगभग 73,000 मील, लगभग जो है 1,17,000 किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में जो है तय की थी, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 13 है, नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, महेंद्र वर्मन का संबंध किससे है, मत विलास प्रहसन से, मत विलास प्रहसन। तो बी ऑप्शन। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। मत विलास प्रहसन की रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी। भोज ने सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखिएगा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी और भोज ने सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। सही जवाब है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से
1412 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंशों के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक जो है शासन किया था। प्रश्न संख्या 15, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो सही जवाब है इल्तुतमिश, डी ऑप्शन। देखिए, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो सही जवाब है जौहर प्रथा, सी ऑप्शन। देखिए, राजपूतों के द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय में बढ़ी और ये पहले से चली आ रही थी, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? इसका सही जवाब है हेमचंद्र सूरी, बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। किसके दरबार को? जयसिंह सिद्धराज के दरबार को। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। आपको मालूम ही होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको मालूम है 1757 ईस्वी में, ठीक है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और तराइन का युद्ध 1192, याद रखिएगा। देखिए, प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? किनके बीच हुआ था? यह याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ ने किया, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। कलिंग का युद्ध अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जो है जानकारी मिलती है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 19 है, इसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अकबर का संबंध किससे है? अकबर का संबंध किससे है? तो चहलगानी अमीर से है, चहलगानी अमीर। मोहम्मद तुगलक का संबंध किससे है? तो प्रतीक मुद्रा से, ठीक है। और इल्तुतमिश का जो संबंध है आपको मालूम है किससे है? इल्तुतमिश का संबंध जो है देखिए
इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का संबंध, इसको फिर से हम लोग मिलान करते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए अकबर, अकबर का जो संबंध है आइन ए दहसाला से है, सॉरी चहलगानी अमीर से नहीं है, अकबर का संबंध आइन ए दहसाला से है। मोहम्मद तुगलक का जो संबंध है वो किससे है? मोहम्मद तुगलक, बताइए। तो देखिए मोहम्मद तुगलक का जो संबंध है प्रतीक मुद्रा से है, ठीक है। तो और इल्तुतमिश का जो संबंध है किससे है? इल्तुतमिश का संबंध जो है चहलगानी अमीर से है, और शेर शाह का संबंध सड़क ए आजम से है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। देखिए शेर शाह के द्वारा, जो शेर शाह है, इनके द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव यानी बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी, और आइन ए दहसाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। चहलगामी जो अमीर है, चहलगामी अमीर तुर्क ए चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किसका? 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक किसका खेती नहीं करता था? तो सही जवाब है मक्का की, ठीक है। तो कृषि भारतीयों की जीविका का जो है, कृषि जो है भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषक ही थी। उर्वरक भूमि, जो उर्वर भूमि थी, जो फर्टिलाइज लैंड था, और जो सिंचाई के साधन थी, इसकी व्यवस्था के कारण यहां उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। एवं बतूता के अनुसार अगर बात करें तो किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूं, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले जो है उपजाए जाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकील पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? बताइए, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकील पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? सही जवाब है ग्राम मुखिया के लिए, बी ऑप्शन। देखिए भारतीय राजनीति विज्ञान एसोसिएशन ने जो है इसके जनवरी-मार्च 2004 अंक में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम संख्या 65 नंबर 1 है, इसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में यानी 600 एवं 1200 एडी के मध्य भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था, विलेज था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका या ग्राम्याका कहा जाता था। महाराष्ट्र में उसे ग्रामाकुत या पटकील, कर्नाटक में गवुंद, उत्तर प्रदेश में महतक कहा जाता था। और देखिए दिनेश चंद्र सरकार में भी जो है जो लेखक हैं इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी का, तो ये लेखक है, इस पुस्तक के लेखक है दिनेश चंद्र सरकार। इसमें भी महतक को गांव के मुखिया या पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां यह उल्लेख कर देना भी समुचित है कि डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में महत्तर का इस प्रकार उल्लेख किया है कि शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है और इनके प्रधान महत्तर कहे जाते थे। संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही जो उत्तर माना, बी को माना है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ, साथ ही करेंट अफेयर का भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपकी जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।